कहते हैं क्या हो गए, चल बेटा कह रहे क्या, हम लोग बात किए हुए थे बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे यार रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे थे बाबू? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अरे हाँ ना तो बोल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन का बहुत फेवरेबल फार्मूला। अरे हाँ ना तो बोल। आइंस्टीन का बहुत फेवरेबल फार्मूला जो एनर्जी और मास में रिलेशन दिए थे, एनर्जी और मास में रिलेशन दिए थे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन फार्मूला। बोल बेटा, आइंस्टीन का स्पेलिंग याद है? EI, यही है आइंस्टीन फार्मूला। आइंस्टीन साहब ने एक फार्मूला दिया था बेटा, एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन दिया था। एनर्जी और मास में एक रिलेशन दिया था। वो एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है तो ध्यान से देखेंगे। E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ये रिलेशन क्या है? दिस इज द रिलेशन RELATION, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। मास और एनर्जी के बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। और C को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? C इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। C इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं? बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले को खूब यूज आता है बेटा, है ना। हम लोग भी आज यूज करेंगे, है ना। नहीं पढ़े कोई बात नहीं। C E बराबर mc स्क्वायर नहीं पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, कहीं पढ़ लो हम। तो कह रहे क्या कि स्पीड ऑफ लाइट हम लोग समझ में आता है कि C हमारी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है क्या कि साहब हमको होता है क्या कि हमारे पास कल हम लोग पढ़े थे कि साहब बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो स्टेबल होते हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। तो है क्या कि हमको बेसिकली क्या करना है, किसी भी न्यूक्लियस के सबसे पहले हमको ये पता करना है कि किसी भी न्यूक्लियस का मास निकाला जाए कैसे। अरे हाँ ना तो बोल। हमको अगर किसी न्यूक्लियस का अगर मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सोच बेटा। जैसे मान लो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ए न्यूक्लियस, NUC न्यूक्लियस, है ना। तो कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का मास हम लोग कैसे निकालें? जैसे मान लो कि एक एटम दिया हुआ है कोई भी x, ठीक है बेटा, कोई भी x एटम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है A और यहाँ पे लिखा हुआ है Z। ये क्या है हमारा? कोई भी एक एटम। इस एटम का अपना एक न्यूक्लियस होगा। अरे हाँ ना तो बोल। एक एटम है तो एक न्यूक्लियस इसका होगा। और इस एटम के उस न्यूक्लियस की मास को हमको क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। तो मास को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है बेटा? दो मेथड है। कि अगर इस एटम के न्यूक्लियस का अगर मास अगर हमको पता करना है, इस एटम के न्यूक्लियस का मास पता करना है, तो इसके लिए दो मेथड दिए गए हैं, है ना। एक थ्योरेटिकली हम इसका मास निकाल सकते हैं और दूसरा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है कि एक्चुअल में उसका मास कितना, उसको वजन कर लो, तौल लो, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकली उसका मास वो दिया रहता है। जैसे आपको बुक वगैरह पढ़िएगा तो बुक में लिखा रहेगा कि साहब हीलियम एटम है तो हीलियम का न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम इज बेसिकली इतना EMU, वो दिया रहेगा। तो वो क्या है? वो आपको क्या दिया हुआ है? प्रैक्टिकल दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है बेटा? प्रैक्टिकल, जो कि होता है ऐसा। लेकिन होता है क्या है? लेकिन समझिएगा कि अगर हमको इसको इस एटम का अगर मास निकालना है, एटम के न्यूक्लियस का अगर मास निकालना है, तो तुम सोचो कि इस एटम के पास अगर हम बोलें कि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा? Z। कितना होगा? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा इसमें? A माइनस Z। अरे बोलो हाँ कि ना। हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? ये न्यूट्रल एटम है बेटा। कौन सा है? न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के लिए साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? रुक जा, तुम बताते रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z होगा Z P और तीनों बराबर होता है सर। कौन तीनों बराबर होता है? Z P। हाँ, Z P A Z P N। हाँ, मतलब मछली पकड़ता है बाबू कि छटक छटक भाग जाता है।
ना मछली नहीं पकड़ा जाएगा। जेड बराबर होता है पी बराबर ई, जितना प्रोटॉन संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। तो इसलिए इसके पास जेड हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस एटम में? अब तुम सोचो कि अगर हमको इस एटम के न्यूक्लियस का अगर मास अगर पता करना है तो ध्यान से देख, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो थ्योरेटिकली, अरे हाँ ना बोल रहे बेटा, थ्योरेटिकली देखेगा। कैसे देखे बेटा? थ्योरेटिकली अगर देखेगा इस एटम के न्यूक्लियस का मास अगर देखना होगा तो तुम सोचो एक्चुअल में न्यूक्लियस में होता कौन सा बेटा? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मतलब प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा उस न्यूक्लियस का मास नहीं निकल जाएगा बेटा। तो तुम सोचो कि एम थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकली मतलब एम थ्योरेटिकल मास कितना होगा साहब? तो साहब कह रहा है क्या कि इसमें जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं, क्या उनको जोड़ देंगे तो सब हमको न्यूक्लियस का मास नहीं मिल जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि कितने प्रोटॉन है बेटा इसमें? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जा सकता है, प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। वो लिखा जा सकता है? अरे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा कि साहब अगर किसी एक्स एटम का अगर हमको मास देखना है बेटा, एक्स एटम का मास देखना है तो थ्योरेटिकली हम क्या देख सकते हैं बेटा कि जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उस प्रोटॉन में हम जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने उसके पास न्यूट्रॉन होंगे उसमें हम क्या कर देंगे बेटा? ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बेटा? थ्योरेटिकल मास का कैलकुलेट हो जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात? हाँ न्यूट्रल के लिए हाँ ए माइनस जेड नहीं करेंगे तो जेड नहीं हो सकता। केवल जेड न्यूट्रल के लिए बोले हैं तो न्यूट्रल एटम, हाँ न्यूट्रॉन, न्यूट्रल में न्यूट्रॉन तो बराबर ही ना होगा प्रोटॉन। हाँ हाँ ये तो हमेशा यही होगा। माइनस जेड नहीं लिखेंगे तो कहाँ नहीं लिखेंगे? ए माइनस जेड ही ना न्यूट्रॉन होगा सर। जितना जेड प्रोटॉन जितना होगा उतना ही तो होगा, तो वहाँ पे ए माइनस जेड नहीं लिखेंगे न्यूट्रल। कोई जरूरी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक ही होता है बेटा? न्यूट्रल में न्यूट्रल एटम के लिए साहब आप क्लास नहीं किए हुए हैं। एक सेकंड सुनिए, कहता है क्या कि A बराबर होता है P प्लस एन, और N का वैल्यू होता है P A माइनस पी, या P की वैल्यू, P को क्या बोलते हैं बेटा? Z बोलते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस जेड होता है। मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाइएगा तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका देगा। इसमें न्यूट्रल एटम की बात ही नहीं है। न्यूट्रल एटम तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है तो साहब वो न्यूट्रल एटम होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो न्यूट्रल एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हो गया है तो साहब वो न्यूट्रल एटम नहीं होगा, वो चार्ज एटम होगा। बात समझ में आ रही? आयन कहला जाएगा वो। लेकिन साहब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब आप सोचिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता तो वो न्यूट्रल एटम कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चाहे नहीं हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी एटम का वो हमेशा फिक्स्ड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में होता है। कभी भी प्रोटॉन को हम लोग प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर अगर कर दीजिएगा तो जेड हमारे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन है, क्या है बेटा? कार्बन है, और यहाँ से एगो प्रोटॉन यहाँ से निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। बोरॉन हो गया ना, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एटम ही चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियस ही टूट गया हमारा, है ना। आइए खैर, तो अगर हमको थ्योरेटिकली मास निकालना है तो थ्योरेटिकली में क्या करेंगे बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको कह रहा है क्या कि अगर प्रैक्टिकली देखिए बेटा, प्रैक्टिकली देखिए तो एम प्रैक्टिकल अगर आप देखते हैं, एम प्रैक्टिकल देखते हैं तो प्रैक्टिकली क्या करना है? तो ध्यान से सोचो कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है, जो भी एटम है,
उस एटम में जितने सारे एटम में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। अरे हाँ ना, तो वो तो अगर उस एटम से अगर जितने सारे इलेक्ट्रॉन से उस इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं बचेगा बेटा। मतलब साहब टोटल मास एटम का अगर मास देखिएगा तो एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को अगर आप हटा देते हैं उस एटम के मास में से तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, न्यूक्लियस का मास बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो एटम है, मतलब जो एटम का मास है, तो मास ऑफ एक्स एटम, यही एक्स एटम है ना बेटा, तो नहीं समझ में आया, ये एक्स एटम लिए हुए ना, तो यही जो भी एटम है उसका मास ले लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास, तो इलेक्ट्रॉन कितना ही बेटा है, जेड, तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल हाँ कि ना यार। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये एक्चुअल में दिखाई देगा। एक्चुअल में मास हमारा जो होगा वो इतना ही मास होता है किसी भी न्यूक्लियस के पास में। और ये क्या है कि थ्योरेटिकली है साहब, ये बोले चाहे ये बोले, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अरे हाँ ना, तो बोल, तो ये है थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका और ये है प्रैक्टिकली जो हमारा एक्चुअल में वहां पे होता है ना। अब आइए, जब हम ऑब्जर्वेशन में देखें, क्या ऑब्जर्वेशन जब देखा गया तो लिखा गया फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने देखा क्या कि एम थ्योरेटिकल जो है इज ग्रेटर देन एम प्रैक्टिकल। दोनों न्यूक्लियस का मास तो बेटा बराबर होना चाहिए था। अरे दोनों न्यूक्लियस का मास तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहां देखा क्या कि सर इसका मास तौले और इसका मास जब निकाले तो देखे कुछ अलग आया, और इसका जो मास निकाले तो साहब ये क्या आया, अलग आया। मतलब थ्योरेटिकली मास जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो मास हम एक्चुअल में देख रहे हैं वो क्या आ रहा है बेटा, कम हो रहा है। अरे बोला हाँ कि ना। ये कैसे हो गया, तो हुआ क्या कि देयर इज अ डिफेक्ट इन मास। मास में क्या हो गया बेटा, डिफेक्ट आ गया। मास में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। मास में क्या आ गया बेटा, डिफेक्ट आ गया। अरे बोला हाँ कि नहीं। जब मास में डिफेक्ट आ गया, देखे क्या कि इन दोनों का मास अगर सेम नहीं है तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द मास, तो उसी को बोलते हैं, पढ़ेंगे बेटा मास डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा, मास डिफेक्ट। समझ में आया आप क्या होता है मास डिफेक्ट, कैसे आते हैं, समझ में आया। तो मास में डिफेक्ट जो आया क्या, तो मास डिफेक्ट का मतलब हो गया कि एम थ्योरेटिकल, अरे हाँ ना तो बोल, माइनस एम प्रैक्टिकल। मास डिफेक्ट क्या आ गया बेटा, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मास डिफेक्ट बोलते हैं। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल अगर करोगे तो कितना आ गया बेटा, बोलो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एम, और डेल्टा एम बराबर होगा मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल, या एमटी लिख दो, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल। अरे नहीं आया, हाँ मास डिफेक्ट को, चूंकि चेंज इन मास है ना। अरे मास डिफेक्ट क्या है बेटा, चेंज इन मास है। तो जब चेंज इन मास है तो साहब ये क्या होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें आएगा, तो उसी लिए इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एम से हम लोग दिखाएंगे मास डिफेक्ट को। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि सर ये जो मास डिफेक्ट अपना आया, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल, ये मास डिफेक्ट आ गया। कहे कि सर ये मास में डिफेक्ट आया तो क्यों आया। सबसे पहली बात क्या है बेटा कि मास में डिफेक्ट आया तो क्यों आया। अब तो ध्यान से देखो, होता क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है बेटा, जब भी किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एक एटम से दूसरा एटम, एक एटम टूटता है तो टूट के दूसरा एटम बनता है, तो दूसरा एटम बनता है। अरे हाँ ना तो बोल, जैसे यूरेनियम में, यूरेनियम टूटेगा तो कुछ दूसरा एटम बनाएगा। तो एक एटम अपने आप को अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है, टूटता है, ब्रेक होता है ना, डिके होता है उसका। तो कहता है क्या कि जब वो, हाँ जब कोई भी एटम का फॉर्मेशन होता है, नया एटम का जब फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है, एटम का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी किसी न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है बेटा, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। समझिएगा,
वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जब भी देखेगा कि जब भी कोई बड़ा एटम अगर टूटता है तो 2 एटम बनेगा। अरे हाँ ना तो बोल। साथ में क्या निकलता है? हीट। ऐसे लिखते हैं कि नहीं रिएक्शन में कि हीट निकला यहाँ से। अरे हाँ ना तो बोल। तो वो हीट निकल रहा है तो हीट कहाँ से आया बेटा? हमारे ही में से ना हीट आया। अरे हमारा ही जो एनर्जी था उसी में से ना एक पार्ट किस में चला गया? हीट में चला गया। तो हुआ क्या, देखा क्या गया कि जब भी न्यूक्लियस अपने आप को फॉर्म करता है और वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिलीज करता है। हम क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? मास डिफेक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मास डिफेक्ट। तो जब भी कोई न्यूक्लियस होता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है बेटा? हीट एनर्जी का लॉस करता है। तो ये हीट एनर्जी है किसका? तो उसी एटम का ही ना है बेटा। अरे हाँ ना तो बोल। उस एटम का है। तो ये एनर्जी बेसिकली आई कहां से? तो कहता है क्या कि हमने यहां पे देखा कि थ्योरेटिकली मास ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे पास मास प्रैक्टिकली जो न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है उसका मास तो कम हो गया। तो उन्होंने आइंस्टीन साहब ने कहा कि साला यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है मास का, जबकि दोनों मास तो बराबर होना चाहिए। एक ही न्यूक्लियस लिए तो दोनों मास को तो बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि असल में होता क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करता है तो स्टेबल बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज करता है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना रिलीज करता है? तो E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने मास को क्या करता है बेटा? रिलीज। मास को क्या करता है? हीट के फॉर्म में वो क्या करता है? निकाल देता है। जैसे आप सिंपल से समझिए कि अगर एक कांच ले लीजिए। क्या लीजिए बेटा? एक कांच का मतलब शीशा। एकदम फाइन उसको तौलना है बेटा, है ना? उसको एकदम तौल लीजिए। एक 10 डेसिमल या 20 डेसिमल तक उसको मेजर कीजिए, है ना? मास को 20 डेसिमल में क्या करिए बेटा? मेजर करिए। मेजर करने के बाद क्या करिए? उसको तोड़ दीजिए और ऐसा तोड़िए कि उसका जितना भी पार्ट बिखरे वो सारा का सारा पार्ट आपके पास क्या हो बेटा? अवेलेबल हो। ऐसे नहीं कोई पार्ट वहां से निकल के बाहर चला जाए, नहीं। उसको ऐसे तोड़ना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे तोड़ना है कि साहब उसका जितना भी पार्टिकल्स है, एक ग्लास को तोड़ेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स में बन जाएगा। अब उन सभी को जब हम तौलते हैं तो देखते हैं क्या कि पहले जो मास था अब उसका मास क्या हो गया? कम हो गया। तो साहब ये मास कहाँ गया? तो मास कहाँ गया? तो जब शीशा टूटता है तो क्या साउंड भी निकलता है? पहली बात, क्या शीशा टूटता है तो साउंड निकलता है कि नहीं निकलता है? मतलब साहब ये एनर्जी है। साउंड क्या है? अरे एनर्जी है। तो एनर्जी आया कहाँ से है? शीशा से। शीशा का ही एनर्जी वो ले लिया होगा। अरे हाँ ना तो बोल यार। शीशा का एनर्जी वो लिया हुआ। तो वही आइंस्टीन ने बताया क्या? देखा कि मास भी कम हो गया। मतलब यही जो डिफेक्टिंग मास आया, मास में जो अंतर आया, यही मास किसके फॉर्म में चला जाता है बेटा? एनर्जी के फॉर्म में चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब तो सोच कि मास डिफेक्ट तो हमारा आ गया डेल्टा एम, जिसको थ्योरेटिकली माइनस प्रैक्टिकली हमको क्या कर रहे हैं बेटा? दिखा रहे हैं। अरे बोला हाँ कि नहीं? मतलब इतना ही मास रिलीज करके वो न्यूक्लियस क्या हुआ बेटा? स्टेबल हुआ है। अरे इतना मास रिलीज करके वो न्यूक्लियस क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो इतना मास रिलीज किया है, इसका मतलब अगर हम आपको बोले कि साहब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या हो गया? E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट कितना होगा? डेल्टा m यही ना है, हाँ, इंटू सी स्क्वायर। बोल करेंगे नहीं करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा? इतना ही होगा। यही उसका क्या होगा? उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। कैसे ये बाइंडिंग एनर्जी होगी? थोड़ा सा इसके बारे में समझना है। कहता है क्या कि जो मास यहाँ पे निकला, मास एनर्जी के फॉर्म में अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो मास एनर्जी के फॉर्म में इस मास से कितना एनर्जी निकला, अरे हाँ ना तो बोल, तो वो निकालने का तरीका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यही ना है बेटा, जो कि आइंस्टीन ने बताया। तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या है बेटा? एनर्जी है। तुम ध्यान सोचता है ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या है भाई? बाइंडिंग एनर्जी कर रहे हैं, इसे कोई लेना देना नहीं, आप मत समझिए इसको। लेकिन पहले तो आप ये समझिए डेल्टा एम में अगर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है? ये हमको एनर्जी मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है? अच्छा, अगर ये एनर्जी मिल रहा है बेटा, समझिएगा, अगर ये एनर्जी मिल रहा है तो सोचो कि इतना एनर्जी को रिलीज करके वो न्यूक्लियस क्या हुआ है? स्टेबल हुआ है। वो न्यूक्लियस स्टेबल हो चुका है इतना ही एनर्जी को रिलीज करके। इसका मतलब तुम सोचो, अगर फिर से उस न्यूक्लियस को जो स्टेबल हो चुका है, इतना एनर्जी रिलीज करके वो न्यूक्लियस स्टेबल हो चुका है, मतलब अगर इतना ही एनर्जी फिर से उस न्यूक्लियस को दे दिया जाए तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा।
अरे हाँ ना तो बोलिए, वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कि साहब इतना ही एनर्जी लूज करके वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हुआ है। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब इतना ही एनर्जी फिर से उसको दे दिया जाए तो वो फिर से न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो साहब इसीलिए इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इतना इस एटम का या इस न्यूक्लियस का ये इतना क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या समझ में आता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब समझिए ना बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को देने पे वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, या वो न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल, क्यों, क्योंकि साहब इतना ही एनर्जी रिलीज करके वो न्यूक्लियस तो स्टेबल हुआ है। इसका मतलब फिर से उस न्यूक्लियस को इतना ही एनर्जी दे दिया जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? तो इसको बाइंडिंग क्यों बोलते हैं, उतना से तो स्टेबल भी हो जाएगा, अनस्टेबल भी उतना से होगा। अनस्टेबल नहीं ना हो रहा है। कोई भी जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस इतना अमाउंट एनर्जी रिलीज किया है ना, माने कि 10 जूल है, तो इसी 10 जूल को क्या करें, रिलीज करके वो न्यूक्लियस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हम स्टेबल हो चुके हैं, अब हम 10 जूल का रिलीज कर दिए। इसका मतलब फिर से अगर हमको कोई 10 जूल दे दे तो हम टूट नहीं जाएंगे, हम फिर बाइंडिंग तो इसीलिए ना बाइंडिंग एनर्जी हो गया कि साहब इतना एनर्जी लूज किए हुए हैं, इतना एनर्जी लूज करके तभी ना हम एक साथ हैं। फिर तो उतना देंगे तो टूट जाएगा। तो वही चीज है, उतना ही दे देंगे तो फिर टूट जाएंगे। मतलब वही बाइंडिंग एनर्जी है कि इतना ही एनर्जी लेके इतना ही एनर्जी से हम क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर हमको कोई इतना एनर्जी दे देगा तो हम टूट भी जाएंगे, तो वही उसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। एक ही चीज है, बस उसको समझाने का तरीका अलग अलग चीज बता रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए ना कि सर इतना एनर्जी रिलीज करके कोई एटम, कोई न्यूक्लियस क्या स्टेबल बना हुआ है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी हो गया, आप कहलाएगा ठीक। अरे हाँ ना बोल, तो उसी को दूसरे फॉर्मेट में भी सोचना है ना। हम आपको दिमाग को एक ही जगह पे नहीं रख रहे हैं, उसी को दूसरे फॉर्मेट में भी सोचना है कि इसका मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी और दे दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब बाइंडिंग ही एनर्जी ना उसको दे रहे हैं, किसी को बाइंडिंग एनर्जी, आपको बाइंडिंग एनर्जी देने पे ही ना आप अनस्टेबल हो रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको दोनों तरीके से सोचना है। हम इतना एनर्जी लूज करके बाबू हमें स्टेबल हो गए, मतलब इतना ही एनर्जी हम आपको दे दें, मतलब इतना ही एनर्जी क्या है, इतना ही बाइंडिंग एनर्जी आपको दे दें, तो यही आप इसी बाइंडिंग एनर्जी से क्या करिएगा, आप टूट भी जाइएगा। बात समझ में आ रही है? अब आई ध्यान से, ये समझ में आ गया, मास डिफेक्ट समझ में आ गया। तो मास डिफेक्ट क्या होगा बेटा, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल। अरे हाँ ना तो बोल। और इस मास डिफेक्ट के कारण बाबू, ये मास डिफेक्ट आइंस्टीन ने बताया कि साहब कि एनर्जी और मास में क्या होता है बेटा, एक रिलेशन होता है। तो एनर्जी और मास में रिलेशन होने के लिए बताया क्या कि साहब जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर होगा। मतलब कि ये जो मास डिफेक्ट आया है, तो जब भी कोई एटम स्टेबल होता है, एटम या न्यूक्लियस स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करता है बेटा, मास के फॉर्म में रिलीज करता है। किसके फॉर्म में रिलीज करता है बेटा, तो मास के फॉर्म में रिलीज करता है। तो मास के फॉर्म में रिलीज करके ये एटम क्या होगा बेटा, इतना एनर्जी रिलीज करके ये न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया है। ये न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। इसका मतलब यही इतना एनर्जी उसको फिर से दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल भी हो जाएगा। तो यही इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। अब आप ध्यान से समझिए, कहता है क्या, किसी एटम का अगर हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है बेटा, किसी एटम का क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। कहता है कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ एटम या न्यूक्लियस बोल दीजिए, ठीक है। न्यूक्लियस का स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। अब बाबू ये मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको देगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी, मान लो कि साहब वो एटम क्या है हमारा, XAZ है। अरे हाँ ना तो बोल, XAZ है। अरे हाँ ना तो बोल। कह रहा है क्या कि इसमें मास डिफेक्ट आप निकाल लीजिएगा बेटा, मास डिफेक्ट निकाल लीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे। तो मास डिफेक्ट आपका आ जाएगा डेल्टा m हो जाएगा
अरे हाँ ना तो बोल। तो मास डिफेक्ट आपका आ गया डेल्टा एम ए एम यू। अरे हाँ ना तो बोल। मास डिफेक्ट आपको पता चल गया है कि मास डिफेक्ट कितना है इस न्यूक्लियस का, वो डेल्टा एम है। तो मतलब डेल्टा एम ई एम यू में देगा। अरे मास है तो ई एम यू में देगा ना। अरे मास है तो किस में दिया हुआ है, ई एम यू में दिया हुआ है। अब तुम सोचो कि साहब अब हमको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर। अब तुम सोचो कि ये डेल्टा एम किस में दिया हुआ है, ए एम यू में दिया हुआ है। तो डेल्टा एम इंटू अब 1 ए एम यू कितने के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलो। अरे हाँ ना तो बोल। सी का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल। ये पूरा आएगा तो ये एनर्जी किस में आ रहा है बेटा, सब ऐसा यूनिट लिया गया है जिसका मतलब ये जूल में आएगा। सब ऐसा यूनिट लिया गया है। भाई मास किस में लिया गया, केजी में। तो केजी में रह रहे बेहुदा हो क्या, साले मीटर पर सेकंड में रहता है। अब आई जनरली एनर्जी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो एनर्जी किस में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब तो ध्यान से सोच कि इतने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के 4 से भाग दे देंगे। मतलब डेल्टा एम गुने 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 गुने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर बाई 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये सब बताया गया है बेटा कि साहब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतने से हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सब। अच्छा अब कहता है क्या कि जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एम गुने 9.315 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब को बस क्या करना है, काट छाट कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा इतना। मतलब डेल्टा एम गुने 931.5 गुने 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। 100 से गुना कर दिए इसमें तो पावर 6 आ गया। आइए और 10 टू द पावर 6 को नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, यहां से देख तो डेल्टा एम गुने 931.5 और 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको एक फॉर्मूला बना दे रहे हैं बेटा डायरेक्ट। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली कोई भी अगर न्यूक्लियस का अगर बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है, किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। क्या बेटा, मुकेश कौन? तो किसी भी क्या पूछ रहे थे, हाँ किसी भी न्यूक्लियस का अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो कुछ नहीं करना है। वो जो उसका जो भी मास डिफेक्ट आ रहा है, अरे हाँ ना तो बोल, डेल्टा एम जो कि मास डिफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बैठ जाओ इधर ही, मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अरे हाँ ना तो बोल, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे ना। मास डिफेक्ट कैसे आएगा, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और उसमें क्या करना है, खाली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देना बेटा, गुना कर देना है। अब मेगा का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। बोलो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला याद रहेगा। अरे पक्का। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं बेटा, आप लोग बना के दिखाइए। जैसे हाँ बस ये फिल खत्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहीं तक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये सब में नहीं याद करना है बेटा, आपको सिंपली यहाँ याद करना है। बार बार बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी बराबर कितना होता है, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा बेटा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस।
कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इफ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 4.002 AMU। अच्छा एक सेकेंड, ये डेल्टा एम भी किस में होना चाहिए बेटा? तो डेल्टा एम EMU में। अरे डेल्टा एम किस में होना चाहिए? EMU में था, हम मिटा दिए बेटा। EMU में था ना। इस डेल्टा एम को हमेशा किस में रखना है बेटा? AMU में रखना है बेटा। कि अगर डेल्टा एम EMU में दिया हुआ है तो डायरेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं था। अब तो ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। कितना पूछ रहा है? हीलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ में आता है कि यह उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कोई एटम रिलीज करके अपने आप को स्टेबल बना लिया है, या इतना ही एनर्जी उसको दे के क्या कर दिया जाए? अनस्टेबल कर दिया जाए। उसको तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने के लिए इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमको। अरे हाँ ना तो बोल। कई बार आपसे बाइंडिंग एनर्जी ना पूछ के साहब आपसे पूछेगा कि इसको मिनिमम कितना अमाउंट, इस न्यूक्लियस को मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया जाए कि साहब ये न्यूक्लियस ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया वहां पे? कि हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो तू सोच यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी निकालना है न्यूक्लियस का। तो दिया हुआ क्या है? हीलियम न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है बेटा? 4.002 AMU। कह रहा है क्या कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है बेटा? 1.01 AMU। कितना दिया हुआ है? 1.0 AMU। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है बेटा? 1.00 AMU दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि साहब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग को क्या निकालना है? डेल्टा एम निकालना है। अरे क्या निकालना है? डेल्टा एम। तो तुम सोचो कि एम सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो सबसे पहले थ्योरेटिकल मास निकाल लो। तो एम थ्योरेटिकल बराबर क्या हो जाता है? बोलो। हीलियम का मतलब हो गया 2He4। अरे हाँ ना तो बोल। तो फॉर लिख लेते हैं पहले कि फॉर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस के लिए देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 2 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? तो ये 2। ऐसा नहीं है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है बेटा, नहीं। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 के बराबर होगा। ये 20 तक जाइएगा, 20 तक, तब 20 तक देखेगा तो 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? सेम आएंगे। लेकिन 20 के बाद जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ते जाएगी और प्रोटॉन की संख्या घटते जाएगी। आइए यहाँ ध्यान से देखिए। तो इसलिए एम थ्योरेटिकल, अगर थ्योरेटिकली मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 गुने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 गुने मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना कैलकुलेट करोगे बेटा। इसका मतलब क्या होगा? 2 गुने मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? 1 AMU, 1.00 AMU प्लस 2 गुने 1.01 AMU, यही ना करना है बेटा। तो कितना हो जाएगा? ये होगा 2 AMU प्लस 2.02 AMU। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4.02 AMU। अगर आप कायदे से देखिएगा तो मास थ्योरेटिकली आपको मिल गया 4.02 AMU। ठीक है बेटा। अब यहां ध्यान से देखिए, तो मास थ्योरेटिकल निकल गया और प्रैक्टिकली मास इसका क्या है बेटा? गिवन है। तो प्रैक्टिकली मास कितना दिया हुआ है बेटा? अरे यही तो प्रैक्टिकल मास है उसका। तो ये दिया हुआ है 4.002 AMU, यही ना दिया हुआ है बेटा। अब आइए यहां ध्यान से देखिए, तो हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। अरे बोल हाँ। तो लिखेंगे बेटा मास डिफेक्ट डेल्टा एम।
बराबर क्या हो जाएगा, मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल। तो मास थ्योरेटिकल कितना है 4.02 माइनस 4.002 AMU। नहीं, इसका मतलब इसे घटाइएगा तो कितना आएगा 0.018। नहीं आ गया। अब तुम ध्यान से देखना, डेल्टा एम आ गया। तो अब कहता है क्या कि आपको क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर। अब सोच बेटा, जितना हम कैलकुलेशन किए हैं वो सब तो एक कांस्टेंट वैल्यू था ना, तो हमको उतना करना पड़ता। अब हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, क्या है कि डेल्टा एम गुने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली आपका आंसर जो होगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। एनर्जी जो भी कैलकुलेट किया जाता है बेटा किस में कैलकुलेट किया जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया जाता है। और एम किस में होना चाहिए, डेल्टा एमयू में होना चाहिए। तो सोचो कितना लिख देंगे यहाँ पे 0.018 गुने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर कितना शॉर्ट हो गया। बस हमको ये फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काम खत्म सर। अब बाकी तो सर हमको बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा एम निकालना, मास डिफेक्ट को निकालना ही आता है हमको कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, वही हमारा क्या चलाएगा, मास थ्योरेटिकल मास प्रैक्टिकल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। कोई दिक्कत वाली बात, कोई शक वाली बात, कोई दिक्कत, जल्दी से इसको जीरोक्स कर लेंगे। अरे हाँ ना तो बोल। के लिए सर प्रोटॉन के मास से हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। हाँ जूल में निकालने के लिए प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जूल में निकालेंगे प्रोटॉन के मास से, जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हाँ वो सब पहले लेक्चर में सब बताया गया है। पहले लेक्चर में सब बताया गया है। आप लेक्चर कीजिएगा, लेक्चर आप एक भी नहीं किए हैं, एक को नहीं किए, 3 को किए रहते तो आपको हो गया रहता। क्या तो किए होंगे तो आप ऐसे ही छोड़ के आए हैं, अब लिखे नहीं है, लिखे हैं एक भी तो पता नहीं। उसमें तो सब बताया गया है कि कैसे किसी को कन्वर्ट, पहले दिन पहले क्लास में बताया गया वो सब चीज़। क्वेश्चन में गिवन एक क्वेश्चन है बे, हाँ इतना दिया हुआ है। एक्चुअल में कितना मास है, एक्चुअल मास इतना दिया हुआ है, जो भी दिया रहेगा ये प्रैक्टिकल मास। हाँ मास ऑफ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी देखें तो न्यूक्लियस के बारे में बात करेगा, है ना। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा न्यूक्लियस का निकालेंगे। हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि साहब हम लोग थे स्टेबिलिटी ग्राफ प्लॉट किए भी थे हम लोग। स्टेबिलिटी ग्राफ हम लोग क्या किए थे बेटा, कल प्लॉट किए भी थे, है ना। अब हम देखते क्या है बेटा कि साहब तुम सोचो कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी या जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, क्या वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जिसके पास हमने पढ़ा कि जिसके पास जितना एनर्जी होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े कि जिसके पास जितना एनर्जी होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मतलब जो जितना ही ज़्यादा एनर्जी लूज कर दिया है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी लूज कर दिया मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, जिसके पास जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा इसको तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यार बोल हाँ कि ना यार, कोई दिक्कत। अच्छा इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि साहब जिसके पास जितना बाइंडिंग एनर्जी होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमेशा देखी जाती है उसके बाइंडिंग एनर्जी से, कभी नहीं देखी जाती बेटा। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देखी जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। याद कर ले आज के बाद, कभी भी किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करना हो कि कौन सा न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी मत देखिए, उसके लिए क्या देखिए, न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अगर जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अरे बोला हाँ कि ना, कि जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
अगर हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो कहता है क्या कि इसमें सिंपली एक क्वेश्चन से कर रहे हैं, है ना, कि 2 एटम्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का 20 दिखाते ना, बेरिलियम एंड कार्बन सी हैव बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मेगा नहीं दिया था, नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। मेगा का मतलब 10⁶ से कह रहे क्या कि किसी एटम, कोई भी 2 एटम है, बेरियम और कार्बन, बेरिलियम है, बेरियम नहीं है, बेरिलियम है, बेरिलियम और कार्बन हैव बाइंडिंग एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि 16 और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहे क्या कि विच एटम, एटम बोलिए या न्यूक्लियस बोलिए, विच एटम इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा होगा। तो साहब यहां पे तो दिख रहा है कि बेरिलियम का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कार्बन का जो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है बेटा वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप ऐसे देखिएगा कि सर बाइंडिंग एनर्जी तो बेरिलियम का बेटा क्या है, कम है, और कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये कार्बन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन साहब कार्बन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। कैसे, तो हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो क्या निकालेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसके लिए बेटा, फॉर बेरिलियम। बेरिलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो साहब इसमें बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 16, और बेरिलियम बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन 4 और ये 8 होता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 गो प्रोटॉन और 4 गो न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स किसके लिए दिखेगा, फॉर कार्बन 612 ले रहे हैं। तो साहब इसके लिए आप देखिएगा तो इसका 20 दिया हुआ है बटा, इसमें क्या होगा 6 प्रोटॉन और 6 गो न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा 12। तो कितना आ जाएगा 2 10 ना 4 से कटेगा, 4 5 20 और 4 3 12, तो 5/3 ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5/3 का मतलब क्या होगा 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया बेटा 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका आ गया, कार्बन का। जबकि बेरिलियम का कितना आ गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसका ज़्यादा है, बेरिलियम का कि कार्बन का। तो इसलिए साहब हम लिखेंगे कि बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन कार्बन। देन कार्बन। नहीं आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम कभी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अगर चेक करना होगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाल के देखेंगे बेटा, है ना। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के लिए देखा गया क्या कि साहब हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, अरे हाँ ना तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन होता है बेटा, बताइए आप लोग। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है,
वो तो इनर्ट गैसेज हैं। स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है? आयरन। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? आयरन। उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की जो वैल्यू निकलती है बेटा वो सबसे ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू आयरन के लिए क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा होती है। और आयरन का केमिकल नेम क्या है? हाँ Fe। अरे हाँ ना तो बोल। आइए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और पूछा भी जाता है। हाँ सबसे कम तो बहुत सारे का हो सकता है, क्योंकि अभी ग्राफ आपको बता रहे हैं, उस ग्राफ से आपको पता चलेगा। ध्यान से देखो, हम एक क्या करने वाले बेटा? ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। पलट के देखिए, 8 मेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। इधर ले लेते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और इधर ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। कहते हैं क्या कि एक ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे, एक ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे, ये होता है नीचे में क्या देगा? जेड देगा ना। और इस जेड की वैल्यू है आयरन के लिए कितना होता है? 26। और इसके लिए आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है पर न्यूक्लियस वो आता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना था बेटा? याद करना, ये वैल्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ये बेटा, एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है कि साहब आयरन का, चूंकि आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, आयरन क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साहब बाइंडिंग एनर्जी देखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही सबसे ज़्यादा है। अरे हाँ ना बोल। इसके इधर वाले एटम और इसके इधर वाले एटम्स के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो एटम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 26 एटॉमिक नंबर किसका मिलता है? आयरन का। तो आयरन इस क्या है बेटा? मोर स्टेबल है। क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। नहीं समझ में आया? अरे बोलो हाँ। तो कह रहा है क्या कि सर अब सिंपल सा चीज है बेटा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। और आयरन के लिए साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमको ग्राफ से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ ना तो बोल। इसका मतलब क्या है कि साहब आयरन मोर स्टेबल होता है। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी बेटा याद कर रखना है बेटा, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, कंपटीशन में, सब जगह पूछा जाता है। कितना होता है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल याद रहेगा। और ये किसकी होती है बेटा? मतलब इधर भी जाइएगा तो लेस स्टेबल मिलेगा, इधर जाइएगा तो क्या मिलेगा? इधर भी जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? लेस स्टेबल एटम मिलेगा। वो बनाया गया तो उतना ही ऊपर से चालू होता है। हाँ मतलब देखा जाता है, ऐसे बनाया जाता है। हाँ कुछ ना कुछ तो उसकी एनर्जी रहती नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहेगी। आया? अब आइए ध्यान से देखते हैं।
अब कहते हैं क्या कि साहब इतना स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकालना सीख लिए कि साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालते हैं और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुना कर देंगे, वो भी हमारा आंसर वहाँ पे आ जाएगा। बस इस ग्राफ से आपको बस इतना ही याद रखना है कि साहब आयरन का साहब सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की वैल्यू होती है और वो कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, क्या मिटा दूँ? अब कहता है क्या कि साहब होता है क्या कि ये जो स्टेबिलिटी है कि कुछ ही एटम के पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए या सब एटम को मतलब ये फ्रीडम दिया जाए कि आप सभी लोग स्टेबल होना चाहें तो हो सकते हैं। सब किसी को छूट दिया गया है बेटा कि अगर आपको स्टेबल होना है तो आप स्टेबल हो सकते हैं बेटा। तो होता क्या है कि जितने भी हैवियर न्यूक्लियाई हैं, अरे हाँ ना बोल, जितने भी हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो अपने आप को बेटा स्टेबल होने के लिए, वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, डीके करते हैं। क्या करते हैं? डीके करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, एक से ज़्यादा एटम्स में क्या करेंगे, टूट जाएंगे, दूसरे एटम्स में टूट जाते हैं। इसी को बोलते हैं एक एटम का दूसरे एटम में टूटना, ये क्या कहलाएगा बेटा, डीके कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीके कहलाएगा। नहीं समझ में आया? और ये डीके क्यों होता है, तो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना डीके करेगा। क्या करेगा बेटा? डीके करता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब डीके भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आप पढ़िएगा अल्फा डीके, क्या पढ़िएगा बेटा, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, गामा डीके। अरे हाँ ना तो बोल। तो बेसिकली यही 3-4 डीके आपको क्या करना बेटा, पढ़ना है। अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, गामा डीके, और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में भी पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर खूब मस्त बोर्ड का क्वेश्चन होता है बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या ये बात समझ में आएगी साहब डीके क्यों होता है, कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, डीके करेगा। क्या करेगा? डीके करेगा। और डीके होता है तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डीके होता है बेटा अल्फा डीके। क्या होता है बेटा? अल्फा डीके। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ लीजिए तो मजा भी आ जाए। आई होप सो आपका क्लास आधा पौन घंटा ये अल्फा डीके पढ़ाएंगे हम आपको। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट डीके में सबसे कोई इंपॉर्टेंट है बेटा तो वो अल्फा डीके है सबसे ज्यादा। और यहां से बाबू मेडिकल में 100% वो क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता है वो क्वेश्चन क्या पूछता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता है। बोर्ड के लिए नहीं लेकिन मेडिकल के लिए वो 110% वहां से क्वेश्चन आएगा। वो आप देखिए बेटा क्या है। कहते हैं अल्फा डीके क्या होता है, तो ध्यान से देखो। मान लो कि कोई भी एक्स एटम है ना, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में अब ये अपना डीके करना चाहता है। हायर एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है कि इसका पास एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया जेड और ये हो गया ए। अब इसका बेसिकली क्या होगा बेटा, अल्फा डीके होगा। इसका क्या होगा बेटा, अल्फा डीके होगा। तो अल्फा डीके का मतलब क्या होगा कि साहब ये एक्स है तो ये कोई भी वाई एटम में बदल जाएगा। एक्स है तो ये अपने दूसरे किसी एटम में क्या करेगा, टूट जाएगा। और टूटे कैसे, टूटने के बाद यहां पे एगो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? ये एटम जो भी है ए जेड एटम है, ये क्या करेगा, इसका जब अल्फा डीके होगा तो ये क्या होगा, कोई भी दूसरे एटम में बनेगा, कोई दूसरा एटम बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सब बताएंगे। लेकिन एक एटम प्लस क्या होगा बेटा, एक हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, प्लस एक हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए। हीलियम का मतलब क्या हो गया बेटा, 2He4। तो साहब इक्वेशन के मतलब ये प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, ये रिएक्टेंट हो, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अरे हाँ ना तो बोल। तो साहब जितना रिएक्टेंट होना चाहिए क्या उतना ही प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अरे बोला हाँ कि नहीं है साहब। देखो तो इधर जेड है एटॉमिक नंबर, मतलब जेड प्रोटॉन इधर भी है, तो इधर टोटल मिला के कितना प्रोटॉन होना चाहिए, जेड। तो सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड -2
तभी ना होगा यहाँ पे डेड माइनस 2 और प्लस 2 बराबर ए जेड होगा। अरे बोल हाँ कि ना यार। अब तो सोच यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे क्या हो गया 4, तो इन दोनों को मिला के साहब हमारा मास नंबर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस 4। अब तू ध्यान से देख बेटा कि अगर मान लो कि ये कोई भी न्यूक्लियस होगा तो आप दूसरा न्यूक्लियस नहीं बता सकते कि सर ये न्यूक्लियस होगा। एटॉमिक नंबर से हम पता चल जाएगा नहीं चल जाए। अगर मान लो कि ये 80 है तो ये यहाँ पे कौन सा एटम मिलेगा, 80 माइनस 2 मतलब 78। तो जिसका 78 एटॉमिक नंबर होगा वही पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा और साथ में हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अरे यार बोलो कोई दिक्कत। साथ में हिट, साथ में क्या होगा, हिट का फॉर्मेशन होगा। साथ में क्या होगा, हिट का फॉर्मेशन होगा। अब ये हिट समझ में हाँ, अल्फा का मतलब ये होता है हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा का मतलब हेलो, अल्फा का मतलब होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हटा दीजिए, मतलब इससे कितने चार्ज आ जाएंगे, प्लस प्लस के प्रोटॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए उसमें अल्फा पार्टिकल पे अल्फा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों कहा गया, क्योंकि साहब अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। और ये सब बताया गया है आपको इसी क्लास में बताया गया नहीं जी। हीलियम एटम नहीं, क्योंकि अल्फा एटम हो जाएगा तो ये चार्जलेस पार्टिकल हो जाएगा। एटम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस। और अल्फा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्यों, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस की बात की मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस का निशान आएगा इसमें। अरे हाँ कि ना, पक्का। अच्छा अब तू ध्यान से देख, क्या ये रिएक्टेंट है, ये क्या प्रोडक्ट है हमारा। अरे बोला हाँ कि ना यार। तो सबसे पहले हमको अल्फा डीके अगर होता है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे। अरे यार सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मास डिफेक्ट पूछ देगा कि मास डिफेक्ट क्या होगा। तो ध्यान से सोचो कि हम बोलेंगे साहब मास डिफेक्ट, तो तुम सोचो मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास थ्योरेटिकल और मास प्रैक्टिकल दोनों निकालना पड़ेगा। अरे हाँ ना, तो बोल। तो तुम सोचो कि हम मान लेते हैं लेट mx बराबर मास ऑफ x एटम। अरे मानेंगे mx क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ x एटम को रिप्रेजेंट करेगा। my क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मास ऑफ y एटम को। और MHE ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ हीलियम एटम को। एटम की बात करी जा रही है यहाँ पे, मास ऑफ हीलियम एटम। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब तुम सोच, अगर हमको बात करना है बेटा, आइए ध्यान दें, कह रहे क्या कि साहब हमको अगर मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट आएगा, ही आएगा 100% आएगा। तो मास डिफेक्ट कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो साहब इसका जो मास होगा, ध्यान से देखना बेटा, जो मास इसका होगा उतना ही मास इसका भी होना चाहिए था। लेकिन हम देखेंगे क्या कि साहब जो ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, दोनों हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो जो देखेंगे जो रिएक्टेंट का मास होगा उससे प्रोडक्ट का मास क्या मिला, कम होगा, 110% कम होगा। क्या है कि कुछ हीट के फॉर्म में भी एनर्जी क्या कर रही है बेटा, जा रही है। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी जा रही है मतलब मास में कमी हो गया होगा। अरे हीट आया कहां से, वो मास में आया। अरे बोला हाँ कि नहीं यार। अब तो ध्यान से सोच बेटा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं, इसका भी मास निकाल लेते हैं और इसका मास निकाल लेते हैं, और इन दोनों के मास में से डिफरेंस कर लेंगे, सब हमारा आंसर आ जाएगा मास डिफेक्ट। आइए यहां ध्यान से देखिए, तो हम कहेंगे कि मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, इस एक्स के न्यूक्लियस का जो मास होगा वो कितना होगा बेटा। तो ध्यान से सोच बेटा, तो मास ऑफ एक्स एटम, मास ऑफ एक्स, यही ना, एक्स न्यूक्लियस यही हो गया। इसका मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस यही ना होगा। अरे मतलब मास ऑफ एटम हो गया, एक्स एटम में से अगर हमको न्यूक्लियस चाहिए तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा दे। अरे बोलो हाँ कि ना। अरे ये तो mx क्या है, मास ऑफ द एटम है, एक्स एटम है। अब हमको क्या चाहिए, मास ऑफ द हीलियम, मास ऑफ द न्यूक्लियस चाहिए। अरे एक्स का न्यूक्लियस का मास चाहिए, मतलब उस एटम में से जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें सोच कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, क्या जेड इलेक्ट्रॉन है, क्या जेड इलेक्ट्रॉन, तो माइनस जेड इंटू मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस मिल गया। हाँ, अब इसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं चलेंगे, इसमें क्या करेंगे, मास डिफेक्ट का मतलब इसके मास में से इसके मास को घटा देंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला चलेंगे, है ना। इसलिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में माइंड चला गया था तो गड़बड़ा गया था। तो मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि साहब न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ एटम में से उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देंगे तो एक्स का न्यूक्लियस का मास नहीं निकल जाएगा। आइए ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा कि मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, वाई के न्यूक्लियस अगर मास देखेंगे तो स्मॉल m इंटू वाई, में स्मॉल m ऑफ किसका, वाई का, मतलब वाई के न्यूक्लियस का मास बोल कितना होगा। तो मास ऑफ वाई एटम, मास ऑफ वाई एटम में से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, क्या Z-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो Z-2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या घटा दिया जाए तो साहब ये न्यूक्लियस का मास निकल जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे बेटा मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मास देखिएगा बेटा, तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम के मास में से माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इंटू एम कर देंगे तो हो जाएगा। अब तो ध्यान से देख बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा पूरा प्रोडक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा प्रोडक्ट है। तो हमने क्या देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या देखा यहां पे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या देखा कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा वो ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि ये टूटा है तो टूटने से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में चला गया है, तो कुछ ना कुछ लॉस मास का हुआ है आइंस्टीन के इक्वेशन से। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, अल्फा पार्टिकल का डिके हो रहा है यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हम क्या माने हैं, He मतलब मास ऑफ द हीलियम एटम ना, तो हमको तो हीलियम न्यूक्लियस की नहीं बात करी जा रही है। तो अरे तो उसी वही ना चीज यहाँ पे ले रहे हैं, वही ना न्यूक्लियस बना रहे हैं। अरे तो न्यूक्लियस है ना, है जी गधा, न्यूक्लियस है ना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, गधा स्टेबल होता है, अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं ना, क्योंकि अल्फा पे क्या होता है बेटा, अल्फा पे प्लस प्लस का 2 चार्ज होता है, मास ऑफ, हाँ उसके बाद सोचो मास इसका क्या था, मास ऑफ, ये सब बताया गया यार, आप लोग पढ़िएगा तब ना, उसमें दिया गया है, सब पढ़ाया गया है, आपको ऑनलाइन में सब दिया गया है, क्यों लिया गया, क्या है, कितना मास होगा, कितना उसके पास, सब चीज़ A to Z चीज़ बताया गया है हीलियम के बारे में। अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए, तो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। तो तुम सोचो कि डेल्टा M मतलब मास डिफेक्ट, डिफेक्ट इन मास आया, तो मास डिफेक्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो कि यही हमारा डेल्टा M आ गया, तो डेल्टा M मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या यही है mx, तो पहले ऐसे लिखते हैं mx स्मॉल mx माइनस my माइनस m हीलियम, सब न्यूक्लियस की है। अरे my क्या है, न्यूक्लियस लिया गया है, mx क्या है, न्यूक्लियस लिया गया है, अरे यही ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ एक्स का न्यूक्लियस का मास कितना था, mx माइनस ZMe, कोई दिक्कत, फिर माइनस MOI, तो MOI की वैल्यू क्या है, MOI कैपिटल MOI, अरे हाँ ना तो बोल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस Z-2 इंटू ME, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ पे माइनस हीलियम, तो हीलियम क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस MHE
प्लस 2me। अब आइए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा mx माइनस my माइनस mhe। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? z इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे z इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे z इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल। तो z इलेक्ट्रॉन और z इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, देख गया बच्चा। यहाँ पे क्या है? माइनस 2me, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 2me। तो ये प्लस में, यहाँ माइनस में, वो प्लस में है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अरे समझ में आ गया? सबको जोड़े तो अपने आप कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा हमारा? बस इतना ही बचेगा। अरे सब कट गया ना, सब इतना ही बचेगा। यही क्या मिल गया? डेल्टा m। मतलब इस डेल्टा m को याद रखिए बेटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना बेटा। सब प्रूव करने के लिए नहीं ना देगा? नहीं, आपको समझने के लिए देगा, क्वेश्चन दे देगा, है ना? हाँ ठीक है। तो डेल्टा m बराबर क्या हो गया? x एटम के मास में से, अब न्यूक्लियस का मास नहीं कर रहा है, x एटम के मास में से y एटम के मास और हीलियम एटम के मास को क्या कर दीजिए बेटा? खाली घटा दीजिए। वही क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। वही क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। मतलब बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालना हो, देखते बेटा नीचे दिखाई दे रहा है, हा? दिखाई दे रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? डेल्टा m गुने 931.5 क्या लिखेंगे बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बस डेल्टा m किस में होना चाहिए बेटा? EMU में पुट करना है, काम खत्म। बोले आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या हो गया बेटा?